मंच पर आसीन प्रदेश जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी और बड़े लंबे समय तक दिल्ली प्रदेश में पदाधिकारी के रूप में अपना दायित्व निभाते रहे, ऐसे हमारे मित्र आशीष सूद जी, जिस स्थान पर हम बैठे हैं इसका लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथी जुगल किशोर शर्मा जी, भाजपा प्रदेश महामंत्री विबोध गुप्ता जी, डॉक्टर मन्याल, श्याम लंगर जी, नीरज आनंद जी, राकेश गुप्ता जी, मेरे सामने बैठे हुए जम्मू शहर के प्रमुख नागरिकगण, उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधि, जिनके नाम नीरज जी ले रहे थे, नाम ही लेता तो मैं तकरीबन सबको पहचानता भी हूं और इसलिए भूलना इस दौरान मुश्किल भी है कि लगभग 50% मेरे पेशेंट भी रहे हैं, अगर खुद नहीं तो उनके परिवार में से कोई ना कोई। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, अ बैड पेशेंट में फॉरगेट द डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर शुड नॉट फॉरगेट द पेशेंट। तो मतलब ये कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। इसलिए डॉक्टर जिसका इलाज किया उसको भूलना मुश्किल है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कई वर्षों के बाद बहुतों से मिलना हुआ और थोड़ी क्षमा याचना भी है कि जैसे बताया गया कि विलंब के बाद ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है कोई आधे घंटे के, और मैं यहाँ बैठा बैठा जब सबकी बातें सुन रहा था तो मेरे ध्यान में ये भी आया कि मंच पर बैठे हुए कम से कम आधे से ज्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जिनका व्यापार जगत से कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं और ना ही वो ज्यादा अर्थशास्त्री भी हैं। लेकिन देखिए सियासत का मजा, एक बार आप राजनीति में आ जाइए तो आप कहीं भी ज्ञान बांट डालिए। तो जब ये गिल्ट फीलिंग दिल में आई तो मैंने अपने आप को ये कहकर के तसल्ली दी कि इतिहास में ऐसा भी समय हमने देखा है कि अर्थशास्त्र की बहुत बहुत बड़ी नीतियों का निर्धारित करने वाले अर्थशास्त्री नहीं दूसरे लोग थे। और मार्क ट्वेन ने एक बार लिखा था कि इकोनॉमिक्स इज टू सीरियस अ सब्जेक्ट टू बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट अलोन, अर्थात अर्थशास्त्र और व्यापार जगत से बाहर के लोगों का भी व्यापार जगत के साथ कुछ न कुछ भूमिका निभाने की गुंजाइश रहती है। लेकिन दैट अपार्ट, व्यापारी वर्ग की परिभाषा कुछ भी हो, उसकी समाज में भूमिका बहुत व्यापक है। आप उद्योग जगत, व्यापार जगत का प्रतिनिधित्व तो करते ही करते हैं, परंतु आप साथ ही साथ समाज के ओपिनियन मेकर्स भी हैं। आपकी बात गंभीरता से सुनी जाती है, आपको बात कहने का अवसर भी मिलता है, ना मिले तो आपको कैप्टिव ऑडियंस मिलता है। आपके शोरूम में कोई आता है, जब तक वो जूते पर रख रहा है आप उसको कानों में कुछ ना कुछ ब्रेन वॉशिंग करते रहो। इसलिए आप हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, बल्कि देश के लिए। और समाज सेवा के कामकाज में आपका सहयोग भी रहता है, विशेषकर जब संकट की घड़ी आए तो उद्योग जगत से बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। मुझे याद है 2014 में जब बड़ा भीषण बाढ़ आया तो मेरे क्षेत्र में रियासी और उधमपुर में 40 घर मकान बह निकले थे फ्लैश फ्लड के कारण। तो इंडियन मर्चेंट चैम्बर, जो भारत का सबसे पुराना चैम्बर है, महात्मा गांधी भी उसके सदस्य हुआ करते थे मुंबई का, उन्होंने 40 लाख का हमें सहयोग किया, जो हमने जाकर के डीसी उधमपुर के खाते में जमा कराया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपसे भी कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि इसके बाद कोई चेक वेक निकाला जाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संकट की घड़ी में समाज अगर कहीं अपना वसीला पाता है तो वो भी इसी वर्ग के लोग रहते हैं। और इसलिए व्यापारी वर्ग की चिंता करना केवल किसी पार्टी विशेष का दायित्व नहीं है, ये हर नागरिक का है और ये समाज का भी। आप अनुभवी भी हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में महारत भी रखते हैं, जरूरत के मुताबिक आप विवेक का इस्तेमाल भी करते हैं। और इसलिए सच पूछिए तो आपके बीच में आकर के कोई बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत भी नहीं और औचित्य भी नहीं। और मैं तो ये कह रहा था अभी आयोजकों से कि अगली बार इसको ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन रखा जाए, कि कुछ हम आपसे सीखें, कुछ आप हमसे सीखें, और कुछ दोनों सीख करके हम इस गाड़ी को आगे बढ़ाएं।
लेकिन उसके बावजूद भी यदि इन 9 वर्षों की बात करनी अनिवार्य है या आवश्यक है, तो मुझे लगता है वो इसलिए कि गत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐसे प्रयास हुए, ऐसे नए इनिशिएटिव्स हुए हैं जो परंपरा से हटकर थे, जो आउट ऑफ बॉक्स थे, विच ब्रोक द टैबूज ऑफ द पास्ट एंड विच वर कंसिडर्ड टू बी अनडूएबल और अनइमेजिनेबल टिल फ्यू ईयर्स बैक। लेकिन अंततः उनका लक्ष्य एक ही था, टू ब्रिंग इन ईज ऑफ बिजनेस, अगर मोटे तौर पर हम देखें, और दूसरा ये कि भारत को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाए। हम ये बड़े शौक से कहते हैं अगले 25 वर्ष में हम वहां पहुंच जाएंगे, उस शिखर पर पहुंच जाएंगे, उस पटल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन भौगोलिक स्तर पर स्पर्धा करने के लिए हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना होगा, भौगोलिक चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, भौगोलिक स्पर्धा करनी होगी और भौगोलिक चिंताओं को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि हमारी भूमिका विश्व स्वीकार करे और हम उसकी अगुवाई कर सकें। और वहां पर उद्योग जगत का एक अहम रोल बन जाता है। अब हमारी विचारधारा कोई भी हो, हमारी पार्टी कोई भी हो, हम किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना जुड़े हो, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन क्यों भी करते हो, मैं समझता हूं कि 2 मिनट हम भाजपा के बोझ से निकल करके बात करें, भले ही हम भाजपा के आलोचक ही क्यों ना हो। इतने घोर आलोचकों के हमारा भारतीय जनता पार्टी के हर काम की निंदा करना, मोदी जी की सरकार के हर काम की आलोचना करना हमारा धर्म ही क्यों ना हो, फर्ज अव्वल क्यों ना हो, फिर भी कुछ एक ऐसे आंकड़े हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जो ना मैंने बनाए, ना आपने बनाए, ना भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, ना मोदी जी ने बनाए। और आज जमाना है एविडेंस बेस्ड ऑब्जर्वेशन, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट का। जो मैंने कहा आप सुन लें तो ये मुनासिब नहीं। आज तो बाप के कहने पर बेटा वोट नहीं डालता, तो वो जमाना जाता रहा। अगले ही दिन इस प्रकार का व्यापार सम्मेलन हो रहा था एक जगह मुरादाबाद में। मैंने कहा दी पॉलिटिशियन इज स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन, द वोटर हैज मूव्ड ऑन। और इसलिए कुछ एक बातें जो हमने नहीं कही लेकिन दुनिया कह रही है, और हम किसी भी विचार के क्यों ना हो हमें स्वीकार ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। उदाहरण के तौर पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक होता है। सन 2014 में हम 81वीं पैदान पर थे, 81, 41 का जंप लगा करके टुडे वी आर इन 40। तो कितनी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। स्टार्टअप का हमने नाम नहीं सुना था। मुझे ये भली भांति याद है 2015 में लाल किले से जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्टार्टअप इंडिया, इतने सारे टेलीफोन आए कि साहब ये मतलब क्या है, क्योंकि हमारी कल्पना से बाहर था और दुनिया भी समझती थी कि ये तो अपनी तरह के लोग हैं, ये तो आधुनिक किस्म का कॉन्सेप्ट है, इनकी समझ से बाहर है। और आज 350 स्टार्टअप उस समय थे, आज हम बढ़कर के 1 लाख हो गए। एक स्टार्टअप आगे 1,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। यूनिकॉर्न हम 115, 120 तक पहुंच गए। एक यूनिकॉर्न की वैल्यू $1 बिलियन है, अर्थात 100 करोड़ रुपया। और मध्यम वर्ग से आने वाले ये बच्चे हैं। और आज हिंदुस्तान को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये कहता है कि हम स्टार्टअप्स की दुनिया में 3रे दर्जे पर खड़े हैं। हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, क्योंकि हमें सिखाया कि विषय की बात करें तो किसी विषय पर बात करें कि व्यापार जगत का क्या भूमिका आज है और आने वाले समय में क्या रहेगी, और कहां से थे और कहां पहुंचे। एक और उदाहरण देख लीजिए अंतरिक्ष का। जब हमने अपना अंतरिक्ष की यात्रा प्रारंभ की तो अमेरिका जैसे देश चंद्रमा की धरती पर अपना मानव उतारने के लिए तैयार थे, और हम क्या कर रहे थे, हम घरों में बैठकर गा रहे थे चंदा मामा दूर के। और हमारा एक नौजवान वैज्ञानिक सारा भाई, व्यवस्थाओं का इतना अभाव था कि वो अपने साइकिल के कैरेज पर लॉन्चर लेकर के जाता था जब श्रीहरिकोटा में कामकाज शुरू हुआ। आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं और उनसे कमाई कर रहे हैं। आपको जानकर के हैरत होगी कि अभी तक 174 मिलियन $US have been earned just by launching American satellites.
और नील आर्मस्ट्रांग ने जब 1969 में वहां पर, क्योंकि ये सारा सबका सब हमारी अर्थव्यवस्था के आज पुराने जमाने वाली अर्थव्यवस्था का ना स्वरूप रहा, ना आकार रहा, ना मापदंड रहा। आने वाले जमाने में यही हमारी इकोनॉमी की वैल्यू एडिशन करेंगे, भौगोलिक स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी। मैं उस दिन कुछ एक साथियों से कह रहा था कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के जब चांद की धरती पर लैंड हुए, उन्होंने वहां से एक स्ट्रॉल किया, बीबीसी ने फिल्म बनाई, उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य कहा कि 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, अ जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। मैंने कहा वो सारा देख करके तो आ गए, लेकिन उन्हें वहां पानी नहीं दिखाई दिया, जल नहीं दिखाई दिया। हमारा चंद्रयान वहां गया और उसकी तस्वीरें लेकर के आया। आज अमेरिका उसका उपयोग कर रहा है और अगला चंद्रयान हमारा जुलाई महीने में जा रहा है। अभी आज प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, तो कल माइक गोल्ड वहां के एक बड़े विशेषज्ञ है, कल ही उनका एक वक्तव्य आया। उन्होंने कहा इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट, कि ये सोई हुई ताकत है, कहीं उठ खड़ी हुई तो दुनिया को हिला देगी। यानी दुनिया ने हमारा लोहा मानना शुरू किया। ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। वैक्सीन की आपने कहानी सुनी, एक ऐसा देश जहां पर के प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बीमार पड़ जाए तो 4-4 दिन लोग इलाज नहीं कराते, मर जाए तो चलिए कर्मों का फल है, बच जाए तो मां का आशीर्वाद है। आज उस देश ने पहला वैक्सीन इजाद किया और 30 देशों को उपलब्ध करवाया। ये हमारी अर्थव्यवस्था है। वो हमारा अर्थव्यवस्था में अगर वैल्यू एडिशन हुई है तो इन नए इनिशिएटिव्स की वजह से हुई है। लेकिन इसके पीछे ये समझना जरूरी है कि अगर ऐसा हुआ है तो किसी ने तो कुछ कहीं प्रयास किया होगा, कहीं तो कहीं कोई मेहनत हुई होगी, कहीं दिन रात काम हुआ होगा। और ऐसा इसलिए हो पाया कि कुछ एक ऐसी व्यवस्थाएं थी हमारे यहां जो हमारी प्रगति को आड़े आती थी। कुछ एक ऐसे नियम थे। आपको जानकर खुशी होगी कि इस सरकार ने पिछले 9 वर्षों में लगभग 2000 नियम समाप्त कर दिए जो हमारे कामकाज के आड़े आते थे। आमतौर से सरकारें इस बात का श्रेय लेती हैं कि हमने वो कानून लाया है, वो कानून लाया। मैं कह रहा था ये ऐसी सरकार है जो ये कही कि हमने इतने कानून हटा दिए। एनओसी लेते लेते थक जाता था व्यक्ति। हमारे यहां क्यों नहीं निवेश आता था विदेश से? इसलिए नहीं आता था कि नॉर्वे जैसे देश में जहां 5 दिन है, ये सारे कैलकुलेटेड है, जिसके रिसर्च हुए, 5 दिन में आप अपने इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करें, आपको मिल जाती है। यहां 1.5 महीना मिलती थी और उसके बाद टेंडर कैंसिल। एनओसी कोविड के दौरान मेरा एक स्टूडेंट ने कोविड के क्लिनिक लगाना चाहा, तमिलनाडु का लड़का मेरे पास आया, कहने लगा सर 62 एनओसी मांगेंगे, 62 एनओसी। मुझे हैरत होगी, मेरे को भाई ऐसा कौन सा तुम बहुत बड़ा ताजमहल लगे हो बनाने, दिखाओ तो सही। और उसमें एक एनओसी था कि पावर डिपार्टमेंट ने कहा कि एनवायरमेंट क्लियरेंस लाओ। वो बच्चा बार बार कहता रहा कि साहब मैं सोलर का प्लांट लगा रहा हूं, उससे एनवायरमेंट में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां बाबूजी बैठे हुए कह रहे थे कि साहब मेरी सूची में लिखा है लाना है, तो मैं कैसे टिक मार करूंगा जब तक वो नहीं आऊं। तो सारे हटा दिए गए। छोटे छोटे नियम जो आड़े आते थे, सेल्फ अटेस्टेशन। अगर आपने किसी दफ्तर में अपने कागजात जमा कराने होते, पहले आपको गेस्टेड अफसर ढूंढना पड़ता था। ये कोई पुराना अपना सहपाठी स्कूल कॉलेज के जमाने का गेस्टेड अफसर, उसको फोन करते थे कि भाई मेरे दफ्तर से, मेरे कार्यालय, मेरी दुकान से कोई आएगा, उसको दस्तखत कर देना। खत्म कर दिया। और एक संदेश गया देश में कि ये एक ऐसी सरकार है जिसमें इतनी क्षमता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने देश के नागरिक को, अपने देशवासियों पर विश्वास कर सके। आप स्वयं अपने आप को टेस्ट करिए, क्योंकि आप जानते हैं आपका भला बुरा किसमें है। सारा सामान चीन से आता था, रॉ मटेरियल यहां से और फाइनल प्रोडक्ट वहां से। मैं केवल और केवल व्यापार जगत की बात कर रहा हूं। मैं चाहूंगा इसलिए कि मैं चाहता था कि इसमें कुछ इंटरेक्शन और कुछ आपको भी इस बात को सुनकर के कुछ अपनी बात रखने का अवसर मिले। लेकिन नामालूम स्वरूप किस प्रकार है, अगली बार हम वैसा भी रखेंगे। ये क्यों आता था, कभी किसी ने सोचा? हम हाहाकार हमेशा मचा देते, लेकिन कभी इस बात में कभी शोध किया, कभी अध्ययन किया कि ऐसी कौन सी बात है, कौन सी नायाब चीज है जो चीन से आती है? वो हमारी ही अपनी कुताइयां थी। छोटा सी मिसाल आपको देता हूं अगरबत्ती की। इस देश में प्रतिवर्ष 5,000-6,000 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती का व्यापार होता है, अगरबत्ती की तजारत होती है। और अगरबत्ती बनती है बैम्बू से। सारा बैम्बू हिंदुस्तान में, और अगरबत्ती बनकर आ रही है कोरिया, वियतनाम और चीन से। क्योंकि आपने कानून नियम ऐसे बना दिए थे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो अंग्रेज बना करके गया था 1927 में, लगभग 100 साल पुराना, उसको संशोधित कर दिया गया। बैम्बू को उससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। होम ग्रोन बैम्बू वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, क्योंकि हमारे घर के पिछवाड़े में इतना बैम्बू उगता है। यहां पर भी सांबा, रियासी और पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश में तो है ही है। और आय कर बढ़ा दिया गया।
जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी 25% कर दी ताकि होम ग्रोन बैम्बू को बढ़ावा मिल सके। नतीजा ये कि जहां पर विदेशी खिलौने हिंदुस्तान आते थे, छोटी सी आइटम, आपको जान करके हैरत होगी 70% आंकड़ा बताता है उसमें कमी आई है, और हमारे बाहर जाने वालों के 60% वृद्धि हुई है। मोबाइल आप बाहर का खरीदते थे, आज आपके मोबाइल की चिप बाहर जा रही है, क्योंकि आपने अपने आप को व्यवस्थाओं की बीड़ियों में बांध के रखा था। ईज ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी है कि हम व्यापारी पर विश्वास करें और अपने नियमों को सरल बनाएं, और इसलिए खादी आपके बीच में था। कितनी अद्भुत बात हो गई, देखते ही देखते 1-1.5 साल में आज खादी फैशन आइटम बन गया दुनिया भर में। खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन, और इस साल 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ। अब ये बात आपके सामने रखने का एक और भी उद्देश्य है, जिसकी बाद में मैं बात करूंगा 2 मिनट के बाद, कि हमारे यहां थोड़ी सी लोगों में जागरूकता लाई जाए। मैंने उत्तर भारत का पहला खादी एक्सपो उधमपुर में आयोजित किया, केवल इसलिए कि शायद लोगों में कुछ जागरूकता आए। वो चंडीगढ़ में भी हो सकता था, वो करने को तैयार थे, नहीं जाने दिया। वाराणसी के बाद सीधा उधमपुर लाया। 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी, क्योंकि खादी पर सब्सिडी मिलती है। ये सारी ऐसे प्रावधान है, आपको सब्सिडी मिलती है, जो 50% आपने बैंक से लोना है वो इंटरेस्ट फ्री है। इसीलिए इसमें जो लोग लग गए हैं लाखों कमा रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा लेवेंडर की बात की। 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित हुई उधमपुर में, और सारे के सब लेने वाले कश्मीर घाटी से आए। फिर आप, अब मैं आगे क्या कहूं, फिर कहते असीं कुछ दसिया गया नहीं, असीं कुछ दसिया गया नहीं। दसना कहाँ है भाई, कहाँ दसना है? बड़ी पीड़ा होती है, इसमें है सब कुछ, सब कुछ इसमें है। मैं इतना बेचैन हो गया, एक नौजवान मिला, मैंने कहा यार क्या करते हो, सारा दिन अपनी फोटो बदलते हो, जिसके लिए बदलते हो उसने भी नहीं देखा होगा। और 16 साल की बच्ची एक मुझे मिली सोपुर से, IIT में उत्तीर्ण हुई थी, 12वीं कक्षा से निकली, बड़ी छोटी सी, वेरी स्वीट गर्ल। मैं कहा बेटे बाहर एनकाउंटर हो रहे, ना कोई कोचिंग सेंटर तूने कर दिया? तो जेब से निकाल के कहा अंकल दिस 14 घंटे पढ़ना, 8 महीने IIT क्रैक। मैं कहा बेटे मुझे बताया होता। फिर मुझे लगा चलो मुझे तो नहीं बताया, मैं जम्मू में जाके कहूं कि जरा बताया जाए। हम कहते हैं हमें मालूम ही नहीं है, सब कुछ वेबसाइट पर है, सिर्फ गूगल में दबाना है। वो पुराना जमाना जाता रहा, हम थीसिस करते थे, हमें कहा जाता है फलां किताब आपको ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाके मिलेगी। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में दिल्ली जाते कहते नहीं साहब कलकत्ता वाली में। आजकल तो इट इज सच ए कॉस्ट इफेक्टिव अफेयर नाउ। और टेक्नोलॉजी का पर्याप्त उपयोग किया गया। जिन जिन क्षेत्रों में स्टार्टअप को लाभ मिला है, अर्थव्यवस्था को लाभ मिला है, वहां टेक्नोलॉजी का उपयोग, और अब उसमें भी अंतर आया। पिछले 9 वर्षों में हमने ये सुनिश्चित किया कि जो टेक्नोलॉजी बाहर है वही यहां रहेगी। अक्सर पहले ये हुआ करता था कि टेक्नोलॉजी बाहर आ जाती थी, उसके बाद ही आती। उदाहरण के तौर पर टेलीविजन, 1950 के दशक में टेलीविजन अमेरिका में था। अब आप में से पता नहीं कितने लोगों ने, क्योंकि आजकल ज्यादा समय इस पे ही जाता है इंटरनेट पे, तो आजकल पुस्तकें पढ़ने का सारा समय कम लगता है। लेकिन जॉन कैनेडी का जब इलेक्शन हुआ था 1960 में, तो उसका निर्णायक मोड़ था टीवी डिबेट। रिचर्ड निक्सन थे कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के, कैनेडी थे डेमोक्रेटिक पार्टी के। कैनेडी उम्र में बहुत छोटे थे, उस समय उनकी उम्र हार्डली 39 ईयर्स ऑफ एज। रिचर्ड निक्सन वेटरन थे। और आखिर बार जब दोनों कैंडिडेट्स की टीवी डिबेट हुई तो टिल्टेड इन फेवर ऑफ कैनेडी, और वो सन था 1959 का, 1959। और हमारे यहां टीवी कब आया? 1970-71 में, वही आधे घंटे का चित्रहार। अब वो बात नहीं रही। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी वो है, यहां क्वांटम टेक्नोलॉजी आने वाली है। अभी 5-6 देश हैं पूरे दुनिया के, उसमें हिंदुस्तान शामिल हो गया। वो भी R&D स्टेज में, अभी उन्होंने अप्लाई करना शुरू नहीं किया, अभी वो थोड़ा सा उसमें अनुसंधान शोध कर रहे हैं। हम इस टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए ये बिजनेस आगे बढ़ा है जहां जहां बढ़ा है। यहां नहीं बढ़ा तो एक तो इसलिए कि हमने टेक्नोलॉजी का उतना उपयोग नहीं किया, दूसरा हमारी जानकारी का अभाव रहा। हमारी कुछ एक ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं जिनका उदाहरण बाहर दिया जा रहा है, जैसे जैम है, जन धन आधार मोबाइल एक्सपेरिमेंट, जैसे डीबीटी का के ऊपर आजकल थीसिस किए जा रहे हैं भारतीय विश्वविद्यालयों पे। गति शक्ति, यहां पहले क्या होता था, पहले सड़क आती थी, सड़क ये इसी से हमारी अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचती थी। एक सड़क आई, पहले PWD ने उखाड़ा, फिर उसके बाद वाटर वर्क्स वाले आए उन्होंने उखाड़ा, फिर आया टेलीफोन वाला आया उसने उखाड़ा। अब ये गति शक्ति के तहत 15-16 की अम्ब्रेला है, एक ही बार में वो
डैशबोर्ड पे आपको बता देता है क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। नतीजा ये कि पीएमजीएसवाई की सड़कें पहले 4.25 लाख किलोमीटर तक बनी थी 2014 में, आज 8 लाख किलोमीटर बन गई। मेट्रो की पटरी सिर्फ 600 मीटर प्रति माह बनती थी 2014 से पहले, आज 6 किलोमीटर, कई गुना ज्यादा। मेडिकल कॉलेज केवल 145 होते, 260 जुड़ गए। यूनिवर्सिटी 725 होती थी, 300 जुड़ गई। ये सब इसलिए संभव हुआ है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, और साथ ही साथ स्टार्टअप कल्चर जिसकी बात अभी नरेश जी ने की, और उसके लिए जरूरी है इंडस्ट्री लिंकेज, क्योंकि स्टार्टअप का जो नेक्स्ट लेवल होगा दैट विल बी हाउ टू सस्टेन स्टार्टअप, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स। और सस्टेनेबल स्टार्टअप्स के लिए अनिवार्य है कि हम सिनर्जी में काम करें। रिसर्च एकेडमी ऑफ स्टार्टअप इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री शुड बी इक्वल स्टेक होल्डर, और शुरू से, और इंडस्ट्री को ये मोहलत दे दी जाए, आजादी दी जाएगा, आप मैपिंग करो। अब ये लेवेंडर की बात करें तो लेवेंडर कैसे कामयाब हुआ, क्योंकि हमके पूरी स्वतंत्रता से काम करने की। सबसे पहले हमने मैपिंग की कि लेवेंडर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में बिक सकते हैं। तो ध्यान में आया कि इतर, परफ्यूम, छोटी छोटी बोतल 15-15 हजार की। फिर देखा कि कहां बिक सकती है, कौन बेचता है, उन कंपनीज के साथ टाई अप किया गया। महाराष्ट्र में पूरी हैंड होल्डिंग हुई, टेक्नोलॉजी सपोर्ट सरकार की ओर से, फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार की ओर से, ना उसे बंदर खाता है ना उसे इरीगेशन चाहिए। आज एमटेक और एमबीए किए हुए बच्चे सरकारी नौकरियां और कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ करके उसमें जुड़ रहे हैं। और इसलिए ये आपके साथ मोदी जी ने एक बड़ी बात ये भी की कि हमें समझाने की कोशिश की कि रोजगार का सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। हालांकि सरकारी नौकरियों में भी हमने पिछली सरकार की तुलना में बहुत अधिक संख्या में नौकरियां दी है। मैं कल ही प्रेस वार्ता में बता रहा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज देखी जाए तो हमने 9 लाख भरी है 9 साल में, उन्होंने सिर्फ 6 लाख भरी थी 9 साल में। लेकिन स्टार्टअप, जैसे मैंने कहा, इतनी तेज गति से हम आगे बढ़े। बायोटेक स्टार्टअप्स का इस देश में कई कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल 50 होते थे 2014 में, आज बढ़कर के 6000 हो गए। ये सारे वैक्सीन देते हैं। एग्री स्टार्टअप, ये वही जिसकी लेवेंडर की बात कर रहे हैं, रोमा मिशन की बात कर रहे हैं, और अब तो स्पेस स्टार्टअप भी आए। और इसलिए अब इंडस्ट्री से क्या अपेक्षा रहेगी? पहली तो ये कि चेंज इन द बिजनेस कल्चर। बिजनेस टुडे एंड प्रोग्रेस इज बिजनेस टुडे इज ऑल अबाउट आइडियाज एंड इनोवेशन। अगर आप सोचेंगे कि उस तरह से 11 बजे गए दुकान पर, फिर 1 बजे घर आके लस्सी पी के फिर 1 घंटा शाम को चक्कर लगाया और गाड़ी चलती रही, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसके आयाम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। आप रात को सोच के सोते हैं कि सुबह ये होगा, वो आधी रात को ही हो चुका होता है। ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है ये कारवां, बल्कि उसकी गति भी आगे बढ़ती जा रही है। एक छोटी सी मिसाल है, हमारे कुछ एक बच्चों ने मिलकर के चेन्नई में एक स्नो पार्क खोला है। कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं की हुई है, वो कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने इतना बड़ा हॉल, इससे डबल किराए पे ले लिया प्रेमिसेस, और -15 डिग्री टेम्परेचर वहां लगा दिया। वहां पहलगाम भी है, वहां सोनामर्ग भी है, वहां गुलमर्ग भी है, वहां मसूरी भी है। बच्चे जाते हैं, स्केटिंग करते हैं, हनीमून करने कपल्स जाते हैं, 25-30 हजार की बाहर टिकट ले लेते हैं। अब मुझे जिज्ञासा रहती है कि मुझे रहता है कि साहब ये बाकी लोग, हमारे लोग क्यों नहीं कर रहे? उस दिन पॉडकास्ट में अनीता प्रकाश ने पूछा ANI में कि आखिर में कि एनी रिग्रेट एंड एनी विश। मैंने कहा नहीं, रिग्रेट करें तो परमात्मा नाराज हो जाएगा। हाँ, विश जरूर है कि हम इस दौर के नौजवान होते, क्योंकि नामालूम ये क्यों रुके हुए हैं, हिल क्यों नहीं पा रहे। तो अब मैं गया तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटे आपका ठीक चल रहा है काम, कुछ आगे? साहब कह लगे साहब बहुत बढ़िया चल रहा है, हमने उसमें एक और इजाफा कर दिया। मैंने कहा क्या? कह लेंगे जहां वो टिकट जाके दिखानी और एंट्री करनी, वहां पर हमने कपड़े की दुकान भी खोल दी। उनको कहना कि भाई साहब अंदर बहुत ठंड है, मद्रास में इतनी हीट है, ह्यूमिडिटी 45 डिग्री टेम्परेचर है, अगर हार्ट कमजोर हो तो हार्ट फेल भी हो जाता है, तो इसलिए जैकेट वैकेट ओवरकोट पहन करके जाइएगा। ये सिर्फ बातों की घटी है, जैसे आप कह रहे हैं। वहां 15 मिनट रेस्ट करिएगा, फिर अंदर जाइएगा, और लाखों में बच्चे खेल रहे हैं। आपको इनोवेशन नहीं करेंगे तो आपका जो चलता चलाता आज का बिजनेस है, कुछ एक सालों में ये पिछड़ जाएगा। ये हमें समझ के चलना है। हम इस बात से आंखें मूंद रहे हैं, हम अपने लिए नहीं, अपनी अगली पीढ़ी के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा। और इसलिए इसके चेंज इन माइंडसेट भी जरूरी है, वो भी हम ही कर सकते हैं। अगर हम ही अपने अगली पीढ़ी को इस तरफ नहीं रुझान करने देंगे, या वो करना चाहे तो हम रोकेंगे, तो हम भी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस। तो चेंज इन द बिजनेस कल्चर, चेंज इन माइंडसेट, एंड फाइनली चेंज अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। सब कुछ जो आज दुनिया में है वो यहां उपलब्ध है एट ए मच लेसर कॉस्ट, लेकिन हमें उसकी जानकारी का अभाव है। और फाइनली द इंटेग्रेटेड अप्रोच। अब वो पब्लिक प्राइवेट का जमाना जाता रहा, बहुत सब आने वाले समय में, जैसे आप सरकार के पीछे भागते हैं, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं, सरकार आपके पीछे भागने वाली है।
क्योंकि उसके बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। देखिए, स्पेस का सेक्टर हमने 70 साल बंद रखा। कभी कभी श्रीहरिकोटा से कोई रॉकेट जाता तो देखते कि साहब पता नहीं कहीं होगा। आज उसके दरवाजे खुल के 150 स्टार्टअप वहां काम कर रहे हैं। ये स्पेस इकॉनमी एक नई इकॉनमी के रूप में सामने आई है, क्योंकि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन आई है। आने वाले समय में पब्लिक प्राइवेट की डिमार्केशन समाप्त हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी ए वाइडर इंटीग्रेशन। और जम्मू कश्मीर में रहते हुए अगले 25 वर्ष में हमारा ये हमें एक एडवांटेज है कि हमारा अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज है। जब हम कहते हैं कि हम शिखर पटल पहुंचे तो कैसे पहुंचेंगे? बाकी सारे रिसोर्सेज जब सैचुरेट हो गए तो ये हिमालयन रिसोर्सेज खाली पड़े हैं। ये रोमा भी वहीं से जन्मा है। और दूसरा होगा हमारा ओशन रिसोर्स। 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्र तट, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक। मैं एक दिन ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग आए थे, मैंने कहा योर कंट्री इज नोन एज ऑस्ट्रेलिया, योर कॉन्टिनेंट नोन एज ऑस्ट्रेलिया, योर आइलैंड नोन एज ऑस्ट्रेलिया, बट योर ओशन नॉट नोन एज ऑस्ट्रेलियन ओशन, माई ओशन नोन एज इंडियन ओशन। क्योंकि मेरे पूर्वज को पता था इसके अंदर कितनी संपत्ति छिपी हुई है। आने वाले समय में सारे मिनरल, सारे मेटल्स, सारी बायोडाइवर्सिटी रिचनेस वहां से आने वाली। खैर वो मैं बात यहां नहीं रखूंगा, वो मैं जब दक्षिण भारत जाता हूं वहां रखूं। लेकिन यहां हमारे पास ये रिसोर्स है और जम्मू कश्मीर की बड़ी प्रमुख भूमिका रहने वाली है आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन करने की। अब कुछ एक हमारे स्थानीय विषय हैं, लोकल विषय हैं, जो आप जितना समझते हैं मैं भी समझता हूं। जो आप जितना कहते हैं उतना समझते, जो आप नहीं कहते वो भी समझता हूं। हाल ही दिनों में हमारे कुछ व्यापारी मित्र दिल्ली आए थे, कुछ चेंबर के, कुछ दूसरे लोग। उनका वित्त मंत्री से भी मिलना हुआ, आने वाले समय में रहेगा शायद प्रधानमंत्री से भी करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जेन्युइन भी हैं और डूएबल भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनका समाधान नहीं है। अगर हम अक्रॉस द टेबल बैठ जाएं 3-4 घंटे तो सबका समाधान हो सकता है। और उसके लिए जरूरी है, जैसे मैंने कहा, सिनर्जी में काम करें। अगर हमने इस गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो वी हैव टू लर्न टू ट्रस्ट ईच अदर एंड टू बी सिनर्जाइज। जब जीएसटी का मामला आया तो मैं सूरत में प्रभारी हुआ करता था। टेक्सटाइल व्यापारी सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सारे नाराज हो गए, तो मैं उनके साथ 1-1 घंटा पहले बैठ के समझता था। तो वो मुझे समझाते कि देखिए साहब, आप बारीकी की बात है कि जीएसटी सिर्फ कपड़े पे नहीं लगा, जीएसटी मेरे साड़ी के अंदर लगने वाले धागे पे भी लग गया, जीएसटी मेरे साड़ी के ऊपर रंग चढ़ने वाले रंग पे भी लग गया, तो मेरे ऊपर तो 5 जीएसटी लग गया। जब ये बात अरुण जेटली जी के आगे रखी तो उन्होंने संशोधन किया। तो अगर हम खुले मन से बैठ करके बात करें, और मुझे विश्वास है कि जो इसके संबंधित लोग हैं, एजेंसीज हैं, वो भी इसका संज्ञान लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बड़ी प्रमुख भूमिका रहने वाली है। और उसके लिए हमने अपने आप को भी तैयार करना और यहाँ के व्यापार जगत को भी तैयार करना है, ताकि कल को किसी से ये शिकायत ना रहे कि हम किसी तरह से अपने दायित्व को निभाने के लिए पीछे रह गए। जहाँ तक हमारा संबंध है, हमारा पूरा सहयोग आपको उपलब्ध रहेगा, और हमारी जितनी टोली बैठी है ये यहाँ के प्रशासन के साथ समन्वय करने का पूरा प्रयास भी करेगी। मुझे विश्वास है कि कोई ऐसा विषय नहीं है इनका जिसका समाधान ना हो सकता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।